अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसे का प्रोग्राम बना रखा था और ये वो जलसा जो कि कई दफ़ा मुलतवी हो चुका था। कारकुनान काफ़ी पुरजोश थे, अपनी क़यादत पर नाला भी थे कि आप जलसा क्यों नहीं कर रहे। बिल्कुल इस्लामाबाद के बीचों बीच तो नहीं, लेकिन बिल्कुल एक साइड पर उन्हें जगह मिली मवेशी मंडी के करीब, जहाँ पर आज जलसे का एहतमाम किया गया। काफ़ी ज़्यादा रुकावटें देखने में आई हुकूमत की तरफ से, कंटेनर्स लगाए गए, रास्ते बंद किए गए, ये सब भी चलता रहा। इंटरनेट भी वहाँ पर मुतासर हुई सर्विस, और उसके बाद फिर आखिर में तो एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया 26 नंबर चुरंगी के करीब, जहाँ पर शेलिंग देखी गई पुलिस की और कुछ मुजाहिरीन के दरमियान। मुजाहिरीन की तरफ से पथराव भी हुआ, पुलिस की तरफ से शेलिंग भी की गई, लेकिन बाद में कोशिश करके मामले को रफा दफा करवा लिया गया। बहरहाल जलसे में अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा काफ़ी लेट पहुँचे और बड़े काफ़िले के साथ वो यहाँ पर शरीक हुए। कुछ सरप्राइजेस भी मिले। मुराद सईद साहब ने आज इस जलसे से खिताब किया, उनका एक वीडियो पैगाम बेसिकली जारी किया गया। इसी तरह इमरान खान साहब का भी एक वीडियो पैगाम जारी किया गया और इस तरीके से बाकी जो रहनुमा थे उन्होंने खिताब किया। लेकिन बहरहाल हुकूमत की रुकावटों के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा करने में कामयाब हो गई है। लेकिन सवाल अब इससे आगे भी, एक तो ये भी कि ज़ाहिर है ये जलसा किस हद तक मुतासिर कुन रहा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और फिर ये कि अब आगे क्या है, इस जलसे के बाद क्या देखा जा सकता है, सियासी मंजरनामे में कोई तब्दीली, कोई इर्ताश शुरू होने वाला है या नहीं, और फिर कुछ दीगर सियासी मामलात के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आप सबको खुशामदीद हूँ प्रोग्राम में, और आज खास तौर पर खुशामदीद कहते हैं जी अजमल जामी को। हमारे साथ हमारे दोस्त, बड़े अजीज़ और सीनियर तज्ज़ियाकार इनका पर्सन आज मौजूद हैं। जामी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। एक कमेंट में इमरान साहब से लेती हूँ, फिर हम आपकी तरफ भी आते हैं और फिर ज़्यादा आपसे हम सुनेंगे कि आप कैसे तज्ज़िया कर रहे हैं इस जलसे का। लेकिन इमरान साहब, आपने कैसे इसको एनालाइज़ किया है? क्या ये एक पावरफुल कामयाब शो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें आज के जलसे को ना आप इस लिहाज से पावरफुल शो नहीं कह सकती कि इसमें बंदे कितने थे, क्या था। मेरे नज़दीक आज के जलसे में लोगों की तादाद मैटर ही नहीं करती। अच्छा। PTI के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 6 दफ़ा 5 दफ़ा या 7 दफ़ा जलसा मुलतवी करने के बाद क्या वो जलसा करने में कामयाब हो जाते हैं, हो पाते हैं या नहीं। तो वो उन्होंने अपना जो टारगेट है आज अचीव कर लिया। वो उन्होंने एक जलसा करके दिखा दिया। ये मेरे नज़दीक आज के जलसे में ये बहस बनती नहीं कि लोग कितने थे या क्या था। नहीं, बहस तो इसलिए बनेगी ना इमरान साहब, क्योंकि इससे पता चलेगा कि लोग किधर खड़े। मैं अब आपको बताता हूँ, आज के जो जलसा था ना, इसमें लोग अज खुद आए हैं। इसमें लीडर जो आप देखें, जितने भी उनके लीडर आते रहे उनके साथ कोई काफिले नहीं आए। ये जितने लोग पहुंचे हैं इनमें से बेशतर वो हैं जो अज खुद कारकुन अपने शौक और जज्बे से पहुंचे हैं वहाँ पे। सबसे बड़ी बात ही मेरे नज़दीक ये है कि इस जलसे में आप ये देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब कब आए हैं। आज के अली अमीन गंडापुर साहब का जो जलसा था, मेन तो शो अली अमीन गंडापुर साहब का था। उनकी फरमाइश पे इस जगह का इंतखाब किया गया था, उनकी फरमाइश पे ये सारा रूट बनाया गया था, ये सारी चीज़ें। तो मेरे नज़दीक तो आज उनका किरदार बड़ा मशकूक है। जो लोग, हाँ जी, जो लोग ये कहते हैं ना कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं पता नहीं वो क्या क्या करते फिर रहे हैं, तो देखें कि जब जलसे का वक्त यानी वो होस्ट थे तो उन्हें पहले मौजूद होना चाहिए, उन्हें मौजूद होना चाहिए था। और 41 शिकों पे जो मुआहदा आपने किया है उसके मुताबिक तो आज जलसा 7 बजे ख़त्म होना था, और आप उस टाइम के ख़त्म होने के भी 1 घंटे के बाद आएंगे, तो फिर आप देखें क्या करेंगे। तो ये 2-3 इस पे भी अभी हम बात करते हैं कि ये क्या स्कूल टाइम की तरह जलसा टाइम पे ख़त्म नहीं हुआ, तो एक क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू किया गया। लेकिन पहले जामी से मैं इस पर राय लेती हूँ कि वो जलसे को कैसे देख रहे हैं। जामी उन लोगों में से हैं जिन्होंने फील्ड पर दर्जनों जलसे, अगर सैकड़ों नहीं तो दर्जनों जलसे ज़रूर कवर किए हैं, तो वो अच्छे से समझ सकते हैं कि जलसा कामयाब कब होता है और नाकाम कब। जामी, आपने क्या आज के मनाजिर से अंदाज़ा लगाया है कि ये जलसा वाकई एक बड़ा पावर शो है कि जो एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती थी PTI, वो दिया गया है? बहुत शुक्रिया समीना। सबसे पहले तो हमारे उस्ताद हैं जनाब इमरान साहब, उनकी तरफ से पहुंचे और उनके साथ प्रोग्राम में शामिल होना मेरे लिए एजाज़ की बात है। ऐसा है कि बिल्कुल मैं 2011 से ऑनवर्ड PTI के, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, JUI के, जमात इस्लामी के दोनों अर्ज मुल्क में जितने भी जलसे हुए 80% जलसे कवर करने का मौका मिला और देखा जलसों की हैयत क्या होती है। फिर इमरान साहब जैसे सीनियर्स, यानी मैं ऑन एयर बताता हूँ कि नजम सिटी साहब से मैंने ये नुस्खा सीखा कि जलसा मापते कैसे हैं।
ऑन फुट आप जलसा मापते कैसे हैं, मुरब्बा कैसे बनाते हैं, उसमें 2 से 4 लोग कैसे खड़े करते हैं, तो तकरीबन एक्यूरेट आपकी मेजरमेंट आ जाती है, जो बाद में इदारे भी जारी करते हैं। बहरहाल ये तो होगी बात। देखिए, एक बुनियादी फर्क है। आज एक बात वाज़ेह हुई कि जलसा विद इमरान खान और जलसा विदाउट इमरान खान क्या फ़र्क होता है, वो आपके सामने है। दूसरी बात यह है कि हुकूमती जो इक़दामात थे, चाहे वो हर्डल्स हों, चाहे वो उनका जलसे के मुखालिफ बयानिया हो, कदर बौखलाहट हो, वो इटसेल्फ इस जलसे को लाइमलाइट में लेके आ रही। तो इसलिए मैं इमरान साहब से सामो एग्री करूंगा कि वो जलसे में नंबर क्या था और क्या नहीं, ये बहस इरेलीवेंट हो गई, क्योंकि हुकूमती इक़दामात ने इस जलसे को लाइमलाइट में करके रेलिवेंट कर दिया, इसको हाइप दे दी, और ये पीटीआई को फायदे में जाती है बात। फिर वो बंदा कितना है कितना नहीं, वो इरेलीवेंट हो जाती है। नंबर 2, आज मेरी पीटीआई के कानूनदान से बात हो रही थी, बता रहे थे कुछ 100 से जायद बार एनओसी जो है ना, हालिया माजी करीब में वो मनसूख किया गया है या नहीं दिया गया रिक्वेस्ट के बावजूद, और सिर्फ इस्लामाबाद में 6 से 7 बार ऐसा हुआ है। सो आई थिंक दिस इज अ बिग डेवलपमेंट, अ पॉजिटिव मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आइन का आर्टिकल 16 कहता है, जो पुरम तरीके से आपको असेंबल करने की इजाजत देता है, शराइत हुकूमत, क्योंकि उसी आर्टिकल में लिखा है प्रोविजन के साथ, तो वो हुकूमत हर दौर की शराइत रखने में बहरहाल किसी हद तक अपनी मर्जी और मंशा रखती है। खान साहब के स्टेटमेंट्स भी आज हमने देखी होंगी, माजी में वो कहा करते थे नून लीग के जलसों के बारे में कि कुर्सियां नहीं दी जाएं, तो हर दौर में ऐसे ही हुआ। लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड है कि जहां उन्होंने किसी के कहने पे जलसा मनसूख किया, वहां उनकी जो गुजारिश थी या उनकी जो इस्तदा थी या उनका जो डिमांड थी और मांग थी, उसके मुताबिक जलसा हो भी गया। लेकिन ये जलसा होने से कोई बहुत बड़ा इनकलाब अगर आ रहा है, तो बहुत आइस मेल्ट हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये अभी दूर की बातें हैं, क्योंकि 9 मई एक बुनियादी फैक्टर, एक पुल सरात है जिसको क्रॉस किए बगैर को मामला फहमी होती मुझे दिखाई नहीं देती। और 9 मई से साथ बात जुड़ गई है जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की। इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तारीख का बड़ा अनप्रेसिडेंटेड ये मूव की हुई है। जनरल फैज हमीद की जो अरेस्ट है, उनका जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, और मेरी सलाह ये भी है कि आपको एक दो दिनों में, लेकिन थोड़ा सा इस पे डिस्कस मजीद जरा जलसे के हवाले से करते हैं, इसको एक दो जलसे पे भी इस पे 1-2 दिनों में आपको बड़ी अहम डेवलपमेंट्स भी शायद सुनने को मिले। तो 9 मई और जनरल फैज हमीद वाले मामले का कटी कटा पंजाबी में जब हम कहते हैं, वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक कोई आइस मेल्टिंग वाली कहानी नहीं होगी। जहां तक बात है जलसे की, तो वो लीडरलेस जलसा बिल्कुल था, पीटीआई को बाहर निकलने का मौका मिला, मसल्स उन्होंने अपने दिखाए, अपनी जो अवामी ताकत है उसका मुजाहरा करने की कोशिश की। वो किस हद तक कामयाब था, किस हद तक नाकाम था, मेरा ख्याल है उसका एक ही लिटमस टेस्ट है कि हुकूमत उसको किस नजर से देख रही है, हुकूमत का रद्द-ए-अमल किस पैमाने का है, किस कदर वो तकलीफ दे रद्द-ए-अमल है, किस कदर खुशफहमी पे मबनी रद्द-ए-अमल है, या किस कदर ओवरवेलमिंग वो रद्द-ए-अमल है। उस लेंस से अगर आप देखें तो आपको जवाब मिल जाएगा। जलसा ऐसा ही होता है जब आपका मरकजी लीडर जेल में हो, दूसरे दस्तयाब क़यादत जो है वो अभी तक जलसा करने में कामयाब हुई ना हो, उसकी इंटेंशन पे सवाल हो रही हूँ। ये बात इमरान साहब की ठीक है कि अली अमीन गंडापुर साहब कल परसों तक तो दौड़े लगा रहे थे, लीड कर रहे थे, कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे थे, और रात गए उनकी फुटेज आपने देखी होगी जब वो भाग रहे हैं और कैदी नंबर 804 की रिहाई के मुतालबे कर रहे हैं। तो आज सुबह से वो वहां मौजूद क्यों नहीं थे? वो क्यों नहीं मौके पर पहुंचे ताखिर से पहुंचे? कहा जा रहा है कि उनका रूट ठीक नहीं था। क्या वजह है इसकी? क्या वजह हो सकती है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है समीना? मैं कहीं समीना, चूंकि आप भी पीटीआई के मामलात को बड़े गौर से देखती हैं बैसित सहाफी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब शायद चाहते हुए भी ना पहुंचना चाहते हों? आपको याद होगा एक वाकया जब मियां शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ साहब को लेने जाना था एयरपोर्ट पे, और हम लाहौर के तमाम सहाफी सुबह से लेके शाम तक खजल हो रहे थे, और शाम गए हमें किसी सीनियर बंदे ने कान में खबर दी कि ना नीचे पहुंचना, तो वो बाद में कहानी खुल गई थी। बाकी डिटेल आप इमरान साहब से पूछ लें। अच्छा, इसमें जामी साहब एक और भी चीज़ है मेरे नज़दीक, क्या आपको ऐसा नहीं महसूस होता कि हुकूमत ने भी आज एक पीटीआई का टेस्ट लिया है? जिस तरह से आप कह रहे थे ना कि उन्होंने लाइमलाइट में खुद इस सारे मामले को लाए, जिस तरह से लाए वो हमारे सामने है, उसके बाद उन्होंने इनको ट्रैप किया, और उन्होंने आज ये भी टेम्परेचर लिया कि अगर ये लीडरलेस जलसा होता है तो कितने लोग निकलेंगे, क्या होगा, किस तरह से होगा। फिर जिन लोगों ने अली अमीन गंडापुर साहब का टेम्परेचर चेक करना था कि वो मामला तो उनके ठीक हैं या नहीं, वो या किस तरह से करेंगे, वो भी सारा चेक कर लिया। और फिर
26 नंबर चौरंगी पे जो मामला हुआ वो भी खासा मशकूक है। उसमें भी फिर एक दफ़ा 9 मई वाला मामला कि अच्छा ये तो अभी भी जमात में उस तरह से है, ये पहले गलत रूट पे आते हैं, फिर पथराव करते हैं, फिर बच बचाव हो गया। तो ये सारे मामला तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है, जिससे ये भी अंदाज़ा लगाया जाएगा कि आगे इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई किस तरह की जाए, और मिलिट्री कोर्ट में अगर मामला जाता है तो टेम्परेचर क्या होगा? ये इमरान साहब एक केमिस्ट्री की टर्म है लिटमस टेस्ट। वो लिटमस टेस्ट एक छोटा सा पेपर होता है जिससे हम टेस्ट करते हैं केमिकल का अंदाजा करने के लिए कि इसकी पीएच स्केल क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या है और इसमें कौन सा महलूल शामिल है। तो मेरा ख्याल है कि ये जी, तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक लिटमस टेस्ट के तौर पर जो आपका तज्जिया है वो दुरुस्त है। मैं उससे काफी हद तक सहमत हूँ कि ये एक लिटमस टेस्ट था। काफी मामलात पे हुकूमत को आगाही हुई होगी, फैसला साजों को मालूम हुआ होगा कि मसल्स किस कदर हैं, कौन कहाँ खड़ा है। और जो वहाँ पे चुरंगी का वाकया है, मैं जब वो देख रहा था तो मुझे यही अलर्ट मेरे जहन में आया बहसीत शहरी और सियासत के तालिब इल्म के और सहाफत के तालिब इल्म पे कि अल्लाह ना करे कि ये मामला उस जानिब जाए। लेकिन शुक्र है वो मामला टल गया है। अली अमीन गंडापुर साहब का जहाँ तक आप जिक्र कर रहे हैं, मेरी तो पहले दिन से उनके बारे में एक राय है। इमरान खान साहब के बड़े फेवरेट होंगे, उनकी अपनी जिद्दोजहद होगी, बड़े दबंग इंसान होंगे, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग सर, ही इज अ गुड बॉय। बिल्कुल इतना काफी समझे आप। बिल्कुल ऐसे ही बॉयज के बॉय तो नहीं है वो। नहीं मलिका, ही इज अ गुड बॉय। हाँ जी, ही इज अ गुड बॉय। ओके, बॉयज के बॉय। अच्छा, लेकिन वो अब आप देखें ना, आप कहां से कहां ले गई ये बात। ये जामी साहब आपको पता है समीना ऐसी शरारतें करती रहती हैं। नहीं, लेकिन जाबी एक चीज मैं भी तो अपने स्टेटमेंट पे अड़ा हुआ ना, ही इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप। जामी को पता है शरारत से कैसे बचना है, लेकिन जामी मैं जब समीना दो चीजें और अर्ज कर दूं अगर आप इजाजत दें, क्योंकि फ्रैंकली कैंडिडेट आपसे गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान में ना एक बात आप समझिए, पाकिस्तान में सिर्फ मकबूलियत पैमाना नहीं है और कई ममालिक में भी ये बात राइज है। मकबूलियत के साथ कबूलियत का भी एक मामला है। तो आज ही मैंने इन दो इस्तारों के साथ दो नए इस्तारे भी जो है ना वो नथी किए हैं, वो भी आपके और आपके जो देखने वाले उनकी नजर करता हूँ कि मकबूलियत के साथ मकबूलियत जरूरी है और साथ ही फजूलियत के साथ माकूलियत जरूरी है। तो ये जहां आपने मकबूलियत पे बैंक ऑन करना है, वहां आपने माकूलियत को भी जगह देनी है और फजूलियत से इज्तनाब करना है, फिर मामला बनता है। क्योंकि जो जी अच्छा जामी साहब, आपने आज एक गौर किया कि हमेशा सियासतदान, तमाम सियासी जो लीडर हैं वो ये इतराज़ करते नज़र आते हैं कि जी सहाफ़ी जो है ना ये फेक न्यूज़ और ये और वो और कवानीन। लेकिन आज देखें कि दोनों तरफ से फेक जो वीडियोस थी, तस्वीर थी, वो शेयर की गई, तो वो बरक गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर बदनाम ये सहाफ़ियों को करते हैं और खुद नहीं, लेकिन आज सहाफ़ी भी शामिल थे इसमें, पेश थे मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी गुमराह खुद करते हैं। तो जामी साहब इस पे आप क्या कहेंगे कि सदर आरिफ अलवी साहब को 14 अगस्त वाली तस्वीर लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, या इस तरह जो असल में वो किसी और वैसे अकाउंट से थी और मेरा ख्याल है उन्हें शायद उस वक्त इल्म नहीं हुआ, ना उन्होंने चेक किया और उन्होंने उसको रीपोस्ट कर दिया। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जिम्मेदार होने की हैसियत से नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रही हूँ कि वो सदर रहे हैं, उन्हें देख के करना चाहिए। आम आरिफ अलवी कोई आम सियासी वर्कर नहीं है। आरिफ अलवी सदरे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान रह चुके हैं। पीटीआई के अहम तरीन रहनुमाओं में से एक हैं। तो आरिफ अलवी साहब जब कुछ है कोट आरटी करेंगे या ट्वीट करेंगे, सो उसमें एक मैटर ऑफ सेंसिटिविटी और मैटर ऑफ सिंसियरिटी और मैच्योरिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये उनसे फाउल हुआ है। उसकी वजह वही है और उसकी वजह वही है कि हमारे जब आरटी करते हैं तो इसका मतलब है वो इंडोर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब भी उनका अपना इंडोर्स करते हैं। इसके बावजूद उन्होंने बाकायदा कमेंट करके उसको इंडोर्स किया हुआ है। हाँ जी डिलीट किया। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो सोशल मीडिया की डायनामिक्स और हाइप होती है ना, ये जब कोई जलसा बरपा हो, कोई इवेंट हो, कोई हैशटैग चल रहा हो, तो अक्सर हमारी जो क़यादत है इतराफ से उनसे ये गलतियां होती हैं, जिससे साबित होता है कि इनकी जो डिजिटल मीडिया की लिटरेसी है या उस पर जो संजीदगी है उसका आलम है क्या। जो आपने इसराइली कंटेंट की भी शायद कहीं बात की है, मैं खुद उस जानिब आपकी तवज्जो मजबूर करना चाहता हूँ कि जहाँ पे ये अलमिया है कि फेक खबर या जाली तस्वीर या पुरानी तस्वीर ट्वीट की गई, वहाँ ये अलमिया भी है कि इसराइली अखबार में छपने वाला एक ब्लॉग और मुसन्निफा जो है ए नूर बेशरोबा
अजरबैजान से, जिन्होंने 2023 से लेके अब तक सिर्फ इसराइली अखबार में 3 ब्लॉग लिखे हैं। ब्लॉग, तो ब्लॉग की बुनियाद पे अगर मेरी हुकूमत बयानिया बना रही है तो उस पर भी सवालिया निशान है। वजह यह है सर कि आप खुद एडिटर रहे हैं, ब्लॉग और एडिटोरियल कमेंट में, कॉलम में और स्पेशल रिपोर्ट में फर्क होता है। हम और आप जब टीवी पे प्रोग्राम नशर करते हैं अपना, तो पहले एक इंतबा आती है कि प्रोग्राम में जो शुरका हैं उनकी जो राय है वो जाती है, उनसे इदारे का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। एक ब्लॉग की बुनियाद पे वो खातून जो है ना, उसकी प्रोफाइल पढ़ें, उस खातून की प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि मैं फिक्शन लिखना ज्यादा पसंद करती हूँ। हाँ, तो मुझे तो लगा है कि उन्होंने फिक्शन ही लिखी है, क्योंकि गोल्डस्मिथ फैमिली से उनके ताल्लुकात कोई नई बात तो नहीं है, ढकी छुपी बात तो नहीं है। तो इस अगर एक ब्लॉग पे मेरी सरकार ने को बयानिया बनाना है तो वो नहीं बनेगा। 9 मई बिल्कुल बयानी है, जेन्युइन बात है। सियासतदानों से बात करनी चाहिए, फौज की तरफ नहीं देखना चाहिए, जेन्युइन बात है। सियासतदानों के हाथ मजबूत, एक दूसरे के हाथ मजबूत करने चाहिए, जेन्युइन बात है। राह निकलेगी टेबल पे सियासतदान जब बैठेंगे, बिल्कुल जेन्युइन बात है। लेकिन ये जो छोटी मोटी कार्रवाइयां, उसके ऊपर बयानिया तश्कील देने की कोशिश करना, मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट के बड़े काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, वो उल्टा, हाँ एग्जैक्टली, वो काउंटर प्रोडक्टिव भी होते हैं और तनकीद की जद में आते हैं। जामी, एक और चीज़ के ऊपर ज़रूर आपकी राय भी लेंगे और ख़बर भी लेंगे। ये आईनी इस्लाहात के हवाले से और जुडिशल पैकेज के हवाले से बड़ी कोशिश हुकूमत की जारी रही है। बीच में बात दब गई थी, लेकिन अब फिर ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते यानी इसमें ये ला सकते हैं कौमी असम्बली के इजलास में ये तरमीम का पैकेज। आपको क्या नज़र आ रहा है, नंबर्स पूरे कर लिए हुकूमत ने? देखिए, इस महीने के आगाज पे तहरीर रकम की थी, उसका अनुमान रखा था सितंबर होगा। तो सितंबर में जहां जनरल फैज हमीद का मिलिट्री ट्रायल और उसके ताने बाने उनकी असली शक्ल सामने आएगी, वहीं ये आईनी तरामीम और अदालती इस्लाहात का पहलू भी आश्कार हो जाएगा। मेरा ख्याल है नूर आलम की तवस्सु से जो दर्जन से जायद बिल प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर पेश किए गए थे, वो पंजाबी में हम कहते हैं सज्जी वखा के खब्बी करना, वो उसकी एफर्ट थी कि उस बीच में उन्होंने भी वहां पे भी लिटमस टेस्ट ही लगाया था चेक करने के लिए कि रद्द अमल क्या हो सकता है। जजेस की तादाद में इजाफा मकसूद है, वो सामने आ चुकी है बात। फिर जजेस की उम्र की कहानी भी चल रही थी। राना सना खुद कह चुके कि हमने अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून ने चीफ जस्टिस साहब से बात की, तो उन्होंने कहा अगर तमाम जजेस की बढ़ी है तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। फिर ये खबर भी आई कि एक तरमीम ऐसी भी हो सकती है कि कोई टॉप 5 में से किसी एक जज को चुना जा सकता है। मेरा ख्याल है ये वाली कहानी में अब वजन थोड़ा कम है, पहली दोनों कहानियों में अब वजन दिखाई दे रहा है। और वाकईतन ये जो आने वाला हफ्ता है, ये दोनों हवालों से जिनका मैंने जिक्र किया है, काफ़ी मानी खेज और प्रैक्टिकल होगा। और जो दो तिहाई तरमीम की आप बात कर रही हैं, याद रखिए कि PTI के अभी भी 41 अरकान ऐसे हैं जिनके तशख़्ख़ुस का मामला सवालिया निशान की जद पर है। और रही बात हज़रत मौलाना फजल रहमान की, तो वो जो एक दो दिनों से गुफ्तगू कर रहे हैं और बिलखुसूस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने बात की कि 45 की हो या 47 की हो, इसी पार्लिमान से काम लेना है। तो वो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। और उसके जवाब में जो PTI ने रद्द-ए-अमल दिया वो भी आप देख लें। मौलाना उस ट्रेन का इंजन नहीं बन रहे जो PTI ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सूरत में पटरी पर चढ़ाने की कोशिश की। वो फिर क्या इसका मतलब है अपनी जो बोगी है वो क्या हुकूमती ट्रेन के साथ जोड़ेंगे? क्या इसका ये मतलब है? क्योंकि इस वक्त नंबर्स PTI को पूरे नहीं करने, हुकूमत को नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मौलाना जिस तशख़्ख़ुस को अडॉप्ट कर चुके हैं उसमें वसी तर कौमी मफाद और 73 के आइन के तनाजुर में कई एक गुंजाइशें निकल सकती हैं जिसकी शक्ल आप आने वाले दिनों में देखेंगे। अच्छा जामी, इस पे भी बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब तो बहुत गैर मशरूत मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और बल्कि ये भी खबरें हैं कि उनकी बाकायदा मुलाकातें भी हो चुकी हैं चकजई साहब से इस मुतालिक। लेकिन कुछ जो PMLN के रहनुमा हैं वो तो बड़ा ज़ोर और शोर से तनकीद कर रहे हैं मुज़ाकरात की और तरदीद भी कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, ना होना चाहिए। तो असल खबर क्या है? क्या वाकई सीरियस कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? आपका क्या ख्याल है कि ये मौजूदा हुकूमत वाकई सीरियस मुज़ाकरात कर सकती? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल लेकिन आपका क्या ख्याल है? मेरा भी ख्याल नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो बयानात हैं मुज़ाकरात की कहानियों के, ये जमहूर पसंदी और के नाम पे फेस सेविंग है। क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर और रद्द-ए-अमल देखते हुए जमहूरी जमातें जो हैं वो ऐसे बयानात अलापती हैं, ऐसे राग अलापती हैं। तो कहने में क्या हर्ज है कि हम तो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं और महमूद चकजई से ही कर लेते हैं। वहाँ पे इमरान खान जवाब में कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ चकजई साहब क्या ऑफर लेके आते हैं, फिर देखेंगे। इनके साथ बैठा तो उनका मैंडेट तस्लीम होगा, वो मैं करना नहीं चाहता। तो मुझे जाती तौर पर जो मेरी इत्तलात है, ये पंजाबी ही आज
नहीं, मुझे पंजाबी की ही मिसालें आज याद आ रही हैं क्योंकि मदर टंग है। वो कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ना, क्योंकि इसके अलावा कोई संजीदगी का एलिमेंट या संजीदा एफर्ट करना या संजीदगी से कोई मुज़ाकरात में फैसला साजी करना वो इस हुकूमत के बस का काम नहीं है। और जिससे मुज़ाकरात करने हैं वो इनका मैंडेट नहीं मानता, वो बात कहीं और करना चाहता है। तो इस बीच में मुज़ाकरात की कहानी क्या हुई भाई? ठीक हो गया जामी, आपने प्रोग्राम के लिए आज वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जामी के साथ हुई। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आकर फर्दर भी कुछ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। और प्रोग्राम में जैसे कि पहले हिस्से पे भी हमने थोड़ी बात की आज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से, आइंदा के मंजरनामे के हवाले से मजीद भी बात करते हैं। और इस वक्त हमें सीनियर तज्ज़ियाकार अम्मार मसूद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। अम्मार मसूद साहब, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ आज के प्रोग्राम में। वैसे तो हमने इसके ऊपर जलसे के ऊपर अभी पहले बात की है कि ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट था या क्या था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाद में इसके अंदर भी हमें कशीदगी देखने को मिली। पुलिस की जानिब से शेलिंग हुई, कारकुनों की जानिब से पथराव हुआ और एक ओवरऑल अजीब सी सूरत हाल बन गई। जाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो रही थी। तो आपको क्या नज़र आता है अम्मार मसूद साहब, जो आज का PTI का जलसा था वो किस हद तक आप समझते हैं कि अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब हुआ? और दूसरा, ये जो शेलिंग वगैरह थी इसकी कोई आपको जवाब समझ में आता है? मुझे थोड़ा सा आज जाहिर है मुख्तलिफ चैनलों पे यही बात हो रही है, तो मैं थोड़ा आपको तफसील से बताता हूँ आज इस्लामाबाद में क्या। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और इस्लामाबाद में जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जैसे सदर है, कमेटी चौक है, मरी रोड है और चट्टा बख्तावर है, चट्रियाल है। आपको ये मैं खबर बताऊंगा और आपको यकीनन हैरत होगी। सारा दिन यहाँ पे घूमते रहे, एक कारकुन आपको PTI का नजर नहीं आएगा। कोई 10 गाड़ियों का काफिला, कोई झंडे उठा के मोटरसाइकिल पे लोग जाते हुए, ये इस्लामाबाद के अंदर के लोगों में का मैं आपको बता रहा हूं और मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। एक जिल्ट, जीरो, नन, कोई बंदा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। आप यकीनन ये बात कहेंगे कि सारे रास्ते बंद थे, लेकिन 12 मुख्तलिफ रास्ते खुले हुए भी थे। तो वहां नहीं, लोग तो जलसागाह की तरफ जा रहे थे ना, गलियों में वो क्यों घूम रहे होते? वो तो जलसागाह जा रहे थे और झंडे तो इसलिए नहीं उठाए थे लोगों ने कि लोग पकड़ रहे थे पुलिस वाले झंडों वालों को। घर से तो निकलना था ना, अगर वो दूसरे रास्ते पे भी जाना था तो घर से तो निकलना था। हुकूमत खौफजदा थी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हर तरफ से कंटेनर लगा के इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया गया था और आने जाने के लिए बड़ी मुश्किलें थी। 41 शिकों का एक मुआहिदा किया, लेकिन किस वजह से हुकूमत खौफजदा थी? हुकूमत खौफजदा थी कि जो बातें पहले तय हुई है कि किसी किस्म की हंगामा हराई नहीं होगी, पुलिस पे पथराव नहीं होगा, सरकारी अमलाक का एहतराम किया जाए, उस वजह से, और ये जो बात करते हैं उसके बाद पलट जाते हैं। 9 मई का वाकया भी तो इसी तरह हुआ था ना, कि अचानक एक बात शुरू हुई थी और फिर आर्मी की तंसीबात पर हमला हुआ था, फिर शहदा की यादगारें नजरे आतिश की गई थी, फिर कोर कमांडर हाउस जलाया गया था। हुकूमत उसकी वजह से खौफजदा थी और उनके बस में होता तो वो 41 नहीं 141 शिकों का मुआहिदा करती। दूसरी बात ये हुई कि चूंकि मुल्क में ये हुकूमत बड़ी कमजोर है, इस तरह के बयान आज में जलसे में सुने, और ये मईशत भी बहुत कमजोर कर रहे हैं और मईशत इस वक्त सहारा नहीं उठा सकती, लिहाजा इस हुकूमत को चले जाना चाहिए। आप मुझे खुद बताइए कि 2011 से लेकर आज तक आपने टीवी पर हम सब ने यही मनाजर देखे हैं, पुलिस वालों पे पथराव, लॉन्ग मार्च, रोड ब्लॉक कर दी, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते अम्मार मसूद साहब ये भी तो देखिए ना कि पुलिस भी तो बिला एक वो पुरअमन जलसा कर रहे हैं, सुबह से वो निकले हुए थे, पहले क्यों नहीं उन्होंने पथराव किया? जब जलसा गांव में वो मौजूद हैं, पुलिस आके वहां पे उनके ऊपर शेलिंग शुरू कर दे, जाहिर है एक क्राउड है, उसको निकलने में टाइम भी लग सकता है, तो 1-8 घंटा ऊपर नीचे जलसों में होना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कल भी एक जलसा हुआ है, वो भी अपने टाइम से ऊपर गया था
और भी हम देखते रहे हैं कहाँ पुलिस ने ऐसे आके शेलिंग की है जो इनके साथ हमेशा ये लोग करते हैं। तो जाहिर है वो एक सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये भी तो, इस बात को भी तो देखना होगा ना कि पुलिस की तरफ से ऐसे रिएक्शन की जरूरत क्यों पेश आई। 1 घंटे बाद लोग खाली कर देते जलसा का, क्या फर्क पड़ जाता। पुलिस के कितने एसएसपी सेफ सिटी अभी इस वक्त स्क्रीनों पे चल रहा है। एसएसपी सेफ सिटी जख्मी हुए, पुलिस के बहुत से एहलकार जख्मी हुए, उन्होंने अपने सर खुद तो नहीं फाड़ लिए ना, जलसा गाह से पथराव हुआ है। और हर स्क्रीन पे इस वक्त आप देखें तो यही बात है। जलसे में थोड़ी देर अगर हो जाती है कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर वो पुरअमन रहे तो उसमें कोई नहीं। जलसे में लोगों की तादाद के हवाले से भी आप पूछना चाहें, जलसे में सबसे बड़ा काफिला आना था अली अमीन गंडापुर का। उन्होंने कभी उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए, कभी कुछ हुआ, फिर पेशावर हाईकोर्ट से उनकी राहदारी जमानत हो गई। और वो उन्हें पता था कि जलसे का टाइम 7 बजे तक है, सबसे बड़ा काफिला, सबसे बड़ी बड़के और ये कंटेनर भी ला रहे हैं और वो क्रेनें भी ला रहे हैं। अली अमीन गंडापुर नहीं पहुंचे। अब आप 2 दिन पहले इमरान खान का जो साथियों से मुलाकात हुई, उस बयान को गौर से दोबारा पढ़िए, जिसमें उन्होंने कहा था कि अली अमीन गंडापुर से बेहतर आदमी कोई नहीं। सबको और शकील खान और आतिफ खान जो बड़े पुराने वर्कर हैं तहरीके, उनको साइडलाइन कर दिया अली अमीन, और वही अली अमीन गंडापुर नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब है कि वो अगर नहीं पहुंचे तो इसमें इमरान खान की मर्जी और मंशा। इससे पहले भी जो जलसा कैंसिल हुआ जिसमें आजम सवाती सुबह 7:30 उसको कैंसिल करने में भी मर्जी और मंशा जलसा हुआ। कि 20,000 लोग थे, 25 लोग थे, तो होना चाहिए जलसा। अमार साहब होनी चाहिए। अमार महसूस साहब ये फरमाइएगा कि ये तो बात आपकी सारी हमने मान ली, लेकिन मामला ये है कि पथराव जो हुआ और जो शेलिंग हुई उससे पहले ही, को 15 मिनट पहले ही जो डीसी इस्लामाबाद हैं उनकी तरफ से ट्विटर पे, एक्स पे भी एक जो है जारी किया गया कि जी आप फौरी तौर पे इसको 7 बजे तक था, आप इसके से पहले बंद कर दें, ये कर दें वरना कानून हरकत में आएगा, ये सारी चीज़ें। हालांकि जलसा कभी भी इस तरह से हमने नहीं देखा कि कोई भी जलसा पूरे टाइम पे ख़त्म हो गया हो। तो क्या आप ये नहीं समझते कि इंतज़ामिया वाकई, जैसे आपने पहले कहा कि हुकूमत खौफजदा थी, तो उस खौफजदगी की वजह से जो इंतज़ामिया थी वो भी ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ थी, इसलिए ये हादसा हुआ? खौफजदगी की वजह इमरान याकूब साहब कुछ और है। खौफजदगी से ये थोड़ी है कि ये अगर 5-7 हज़ार लोग हैं, ये अंदर आ जाएंगे तो हुकूमत उलट जाएगी, कुछ और हो जाएगा, शहबाज शरीफ घर चल जाएंगे। ये नहीं है, ये नहीं हो सकती यार, ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात। इस खौफजदगी की वजह ये है कि ये अगर फिर GHQ पे चढ़ाई करते, ये फिर किसी कोर कमांडर के घर पे चलेगा, ये फिर किसी शहीद की यादगार को ठुड्डे मारते हुए नजर आए, तो फिर ये मनाजिर सारी दुनिया में जाए, सारी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हो। तो हुकूमत उस सुबकी से, उस बेइज्जती से पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रही है, एक्स्ट्रा कॉशियस है। ये मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ कि जितना एक जलसे के मौके पे कॉशियस हुआ, उससे 100 गुना ज्यादा कॉशियस। तो फिर हम क्या ये बस चलता वो 1000। तो अमार साहब हम क्या ये आज नतीजा हज कर लें कि आज के पथराव के बाद और इस हंगामे और आई के बाद मुस्तकबिल करीब में PTI को किसी भी जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी? आप देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मेरी ख्वाहिश ये कि हर सियासी जमात का बुनियादी हक है पब्लिक रैली करना, जलसे जुलूस करना, उनको बिल्कुल इजाजत मिलनी चाहिए। इन्होंने भी पहले ये कहा कि भाई हम अमन के साथ रहेंगे, बैरिस्टर गौर के बयानात आप निकाल लें, अली मोहम्मद खान के बयानात निकाल लें कि हम अमन के साथ रहेंगे, सुकून के साथ। अब आप दोनों मोअज़्ज़िज़ एक्टर से मेरा एक बात, आप मुझे ये बताइए, कोई आप में से यकीन से, वसूख से, हतमी तौर पर, हल्फिया तस्मिया ये बात कह सकता है कि अभी जो PTI वालों ने बात की है 2 घंटे के बाद उससे मुख्तलिफ बात नहीं कर, अभी तो इमरान खान का बयान आया है 2 घंटे के बाद उससे बिल्कुल उलट बयान नहीं आ जाए, तो किस बात का एतबार करें कि अमन में
करना है या थोड़ी देर के बाद वो कुछ और बात कर लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है इसकी कुछ वजूहात हैं। चलिए बहरहाल जलसा अब हो गया, इसके ऊपर हमने सहरासिल गुफ्तगू भी कर लिया, आपका अपना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन इमाम मसूद साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा, जनरल फैज हमीद साहब के कोर्ट मार्शल के ऊपर भी बात हो रही है, आप क्या समझते हैं कि उसके बाद इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा? क्योंकि अब तो बहुत से सहाफ़ी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बज़ाहिर ऐसे शवाहिद नहीं मिल रहे कि जनरल फैज हमीद 9 मई के मामलात में भी मुलव्विस थे। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि अगर इस पे तबसरा करना तो बहुत आसान है, हम तीनों तबसरा कर सकते हैं, लेकिन क्या हो रही है, किस मरहले पे है, कौन सा सबूत आ गया, कौन सी कैद पकड़ी गई, कौन सा लिंक मिल गया, ये पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। ये जो इंफॉर्मेशन रिलीज हो रही है साहब के पास वही। इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं ये समझता हूँ कि प्रिंसिपली इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये ऑप्टिक्स बहुत होती है कि एक सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो और वो भी, लेकिन मसला एक है और आप मेरे से इत्तफाक करें, इमरान खान ने जराइम जो है वो सिविल हुकूमत के खिलाफ नहीं, उन्होंने शहबाज शरीफ का घर नहीं जलाया, उन्होंने अता ताड़ड़ की यादगार तो नजर आतिश की नहीं है, उन्होंने तोड़ फोड़ कोई ख्वाजा आसिफ के, उनके जो जराइम है उनका बराह रास्त ताल्लुक मिलिट्री से, और वो अब सारे सबूत मौजूद हैं, चैट्स देख लीजिए, वो मुराद सईद के बयानात देख लीजिए, यास्मीन राशिद साहिबा की गुफ्तगू देख लीजिए, इमरान खान के अपने 200 बयानात सारे देख लीजिए, तो उन सब का फोकस मिलिट्री। तो फिर वो कहती है कि भाई मुजरिम हमारा है तो फैसला भी हमें करना दे, हालांकि प्रिंसिपली मैं इसके खिलाफ। अच्छा अमार मसूद साहब, आप क्या समझते हैं कि जनरल फैज हमीद वाला मामला आखिर किस करवट बैठेगा? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, जनरल फैज हमीद को अगर गिरफ्तार किया गया है, और आई एम श्योर कि आप भी बहुत ताल्लुकात रखने वाले सहाफ़ी हैं, कुछ इत्तला पहुंच गई होगी कि किस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये बहुत अरसा प्लान करके, सोच समझ के बाद, सबूत इकट्ठे करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ऐसा नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार करने के बाद सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो उससे एक मैसेज बड़ा वाज़ेह है, और वो मैसेज ये है कि फौज अपने अंदर बड़ा कड़ा एहतसाब करना चाहती है। DGI साहिब बहुत बड़ी पोस्ट होती है और उसका आज तक कभी कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। उसको गिरफ्तार करना बड़ा धन जिगरा चाहिए था इस मुल्क में, किसी साबिक DGI को गिरफ्तार करना, लेकिन गिरफ्तार किया गया। अब इससे अगर आप ये समझ रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसके से ये नतीजे निकाल रहे हैं कि DGI बात फैज हमीद तक रुक जाएगी और इमरान खान तक इस आग की तपिश नहीं पहुंची, दे आर बैडली मिस्टेकन। फौज ने पहले अपने अंदर एहतसाब की, और अब इस पे बात हो रही है कि इमरान खान फैज हमीद को यूज कर रहे थे, फैज हमीद इमरान खान को यूज कर रहे थे। तो अगर कोई ये शख्स ये समझता है कि फौज अपने DGI को ह्यूमिलेट कर सकती है, सजा दे सकती है, गिरफ्तार कर सकती है और इमरान खान को खुली माफी दे गई, ये तो मेरे ख्याल में कोई दानिशमंदी की बात नहीं है, ये तो कॉमन सेंस के अगेंस्ट बात है ना। ठीक है अमार मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त दिया आज आपने। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे एक अहम टॉपिक के हवाले से। हमारे साथ रहेगा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आखिर में एक अहम इशू पे ऊपर बात करेंगे। सियासत हमारे मुल्क में ज़ाहिर हर वक्त मौज़ूए बहस रहती है, लेकिन तालीम एक बहुत बड़ा मसला हमारे मुल्क का। शरह ख़वानगी हमारी क्यों उस लेवल तक नहीं जा रही जहाँ पर जानी चाहिए। और इस वक्त भी अगर हम देखें तो एक बड़ी तादाद, तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है जो कि तालीम हासिल करनी चाहिए जिसको, लेकिन वो नहीं कर रहा। आज आलमी यौम ख़वानगी के ऊपर वज़ीर आज़म ने तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया है, लेकिन इस तरह की बातें तो हम बहुत सुनते हैं, हर हुकूमत ने ही तकरीबन की हैं, लेकिन उसके हमने अमली समरात कभी नहीं देखे। इसकी क्या वजह है इमरान साहब? इतनी बड़ी तादाद में बच्चा स्कूल से बाहर है, हमारा तालीम हमारी कभी तरजीह नहीं रही। हम बजट में भी देखें कि जो मुख्तस करते हैं हम बजट,
तालीम के लिए, सेहत के लिए, वो कितना कलील होता है बाकी तमाम शोबों की निस्बत? समीना देखें, जो बजट हम तालीम या सेहत के लिए रखते हैं उसमें भी आपको पता है कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि मैं ये अगर कहूँ कि ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सिर्फ तनख्वाहों की मद में चला जाता है। जो महकमा तालीम और सेहत के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों पे वो खर्च हो जाता है। असल में जो जहाँ पे होना चाहिए वहाँ के लिए तो बजट आप समझे है ही नहीं, और जो है वो जिस तरह से खर्च होता है वो भी आपके सामने है। मामला सिर्फ ये कि तालीमी एमरजेंसी नाफिज करना मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात है, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये बड़ा अच्छा आज फैसला किया कि उन्होंने ये एमरजेंसी नाफिज की। लेकिन क्या हमारे यहाँ जो इस वक्त इस मुल्क में तालीम की सूरत हाल है उसको इस एमरजेंसी से कोई फ़ायदा होगा? क्या वाकई ही हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों पे ख़ास तौर पे इस तरह का माहौल बन जाएगा? इस तरह के मामला खाली ये एक ऐलान करने से कि इमरजेंसी नाफिज करें, इससे तो बात नहीं, आप पूरा प्लान तो देना। इस इमरजेंसी प्लान के तहत हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करना, हम नए स्कूल बना रहे हैं, पुराने में ये कर रहे हैं, कोई पता तो लगे कि आपका प्लान क्या है। मैं यही गुजारिश करने लगा था कि 3 करोड़ जो आलमी इदारे हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं। अब शरह ख्वानदगी की ये पोजीशन है कि जो अमलन जिनको आप ख्वानदा आबादी में शुमार करते हैं वो वाले वो हैं जो सिर्फ अपना नाम लिख या पढ़ सकते हैं। ठीक बात। जो असल में जो तालीम है, आप ये देखें कि एक बड़ा अलमिया है कि यहाँ पे तालीम लोगों को तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं किया जा रहा, बल्कि यहाँ पे तालीम फरोशी की जा रही है। जो प्राइवेट इदारे हैं, खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम के तमाम ऐसे हैं, लेकिन मोस्टली वो ऐसे हैं जो सिर्फ तालीम बेच रहे हैं, जो सिर्फ डिग्रियां बेच रहे हैं, जिनका मकसद ये नहीं है कि वो कौम को तालीम के जेवर से आरास्ता करना चाहते हैं, उनका मकसद अपना बिजनेस, अपना कारोबार बढ़ाना है। अब मामला ये है कि आपने इस एमरजेंसी को नाफिज तो कर दिया, लेकिन आप ये भी बताएं कि आपने क्या किया। जी, आपने एक जब ये वज़ीर आला थे इन्होंने दानिश स्कूल का एक प्रोजेक्ट किया था, बहुत अच्छा था। गरीबों के लोगों को वो फैसिलिटीज मिली जो एचएसएन के लोगों को मिलती हैं, बच्चों ने वहाँ पे प्रोजेक्ट वाकई अच्छा, हाँ वहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने, उसका स्टैंडर्ड भी बड़ा, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा। और वहाँ मेरे अपने करीबी हैं जो मैंने खुद अपने मतलब विटनेस किया हुआ है, और इस बात की ये बात दुरुस्त है कि वहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा। समीना, मैंने मुख्तलिफ इज़ला में जाके खुद विजिट किया और वहाँ पे जो बच्चों ने आलमी सतह पे भी अपने आप को मनवाया वहाँ पे, इसलिए आज हम यहाँ बैठे तारीफ कर रहे हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि जो आम गली मोहल्लों में सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे भी वो मेयार हो कि आपको अलग दानी स्कूल बनाने की जरूरत ही पेश ना आए। आप यहाँ पे वो तो बहुत कम तादाद में लोगों को कैटर करेंगे ना। आपका तो ओवरऑल जो तालीमी निज़ाम का सेटअप है पूरा, उसको इस वक्त ओवरऑलिंग की जरूरत है। समीना देखें, जिस वक्त हम यहाँ लाहौर में पढ़ते थे स्कूलों में, वहाँ यहाँ लाहौर की मैं अगर बात करूँ कि सेंट्रल मॉडल स्कूल नंबर 1 स्कूल था, उसके 80% जो बच्चे हैं वो सीधे गवर्नमेंट कॉलेज में जाते थे। आज मुझे बताएं कि कौन सा सरकारी स्कूल है जिसका रिजल्ट इस तरह से हो कि उसके 80% बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में या अच्छे इदारों में जाएँ। यहाँ अब जो लोग हैं वो बेचारे, ख़ास तौर पे ये देखिए हमारी पिसी हुई कौम और जो माशी सूरत हाल है उसमें बच्चों की फीसें उनसे अदा नहीं होती, और सरकारी स्कूलों का हाल ये हो गया कि वहाँ पे लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पहले तो सरकारी स्कूलों में या सरकारी कॉलेजेस में मेरिट सिस्टम होता था। सरकारी कॉलेज में मेरिट पे नाम आ जाना एक बड़ी अचीवमेंट होती थी कि जी आपने बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं इसलिए आप सरकार। लेकिन अब इतनी पुअर सिचुएशन हो गई है हमारे तमाम जो सरकारी तालीमी इदारे हैं कि वहाँ पर ये आपकी बात दुरुस्त है कि अब तालीम का हाल भी बुरा है, स्टैंडर्ड वो नहीं रहा है। लेकिन जो प्राइवेट है उन्होंने आके कुछ कंपनसेट करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे वो हैं जो कि सिर्फ एक कमर्शियल पर्पसेस के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। समीना, अलमिया ये है कि जो कमर्शियल नहीं भी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ लम्स की, जो पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट इदारा समझा जाता है, वहाँ पे भी फीस इतनी ज़्यादा है कि बच्चा मेरिट में वहाँ चला भी जाए वो फीस उसके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हुकूमत को जिन पे सोचना होगा, और अगर आप तरक्की वाकई चाहते हैं तो फिर आपको बच्चों को तालीम और अच्छी तालीम, सिर्फ डिग्री वाली तालीम नहीं देना। बात है कि फिर आपकी तरजीहात में वो चीज़ आए, क्योंकि हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका वो हम शो कर सकते हैं उसको, वो ऑप्टिक्स के लिए अच्छा होता है कि जी ये हमने अस्पताल बना दिया या ये हमने रोड बना दी, लेकिन तालीम की क्वालिटी बेहतर हो रही है वो हम चूँकि बता नहीं सकते, उसको हम कॉन्क्रीट ऑप्टिक्स में दिखा नहीं सकते। तो इस
तरफ हमारे जो हुक्मरान है, हुक्मरान तबका है, वो कभी भी उस तरफ उसकी तरजीह नहीं रहती। उसकी बुनियादी एक वजह यह भी है कि हमारा सबसे बड़ा मसला मेरे नज़दीक आबादी है। देखिए हमारी आबादी भी इतनी ज़्यादा कि ये इसमें कोई शक की बात नहीं कि हुकूमत के लिए ये सारे मामला करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आपको कभी ना कभी आगाज तो करना होता है। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।